नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम एस्टेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में आज जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे ओलिगोपोली के मार्केट के बारे में। तो ओलिगोपोली मार्केट में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ करके छोड़ देते हैं। अक्सर जितना हल्का हम इस मटेरियल को लेते हैं, इस टॉपिक को लेते हैं, उतना ही गहराई से देखने वाला ये टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी गहराई में उतरेंगे, डीप डाइव करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर जो है अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। ध्येय के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर, आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम हमारे जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली मार्केट को। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ चुके हैं। ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट, जैसा कि आपको आइडिया भी है ओलिगोपोली मार्केट के बारे में, ये जो शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर के बना। एक तो ओलिगोई, ठीक है ना, और एक जो है वो पोली वर्ड से। तो पोली वर्ड तो आपने मोनोपोली में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि पोली का मतलब होता है सेलर। ठीक है, लेकिन जो ओलिगोई है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये भी, दोनों शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है। तो जो ओलिगोई शब्द है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्यू। तो यहां से आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि एक मार्केट तो हमने पढ़ी जिसको हमने बोला परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है। फिर आपने उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा मोनोपोलिस्टिक, जिसको हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहा है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में भी आपने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट जो आइडेंटिकल था, यहाँ पर जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट आ गए, यानी कि प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिली। फिर आपने पढ़ा मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में आपने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं लेकिन सिंगल सेलर है। ठीक है, और सिंगल सेलर है और प्रोडक्ट जो है वो, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहां आपने ये चीजें देख ली हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ओलिगोपोली मार्केट को। तो ओलिगोपोली जो मार्केट है वो दो वर्ड्स जो है उनसे मिलकर के बना, एक तो ओलिगोई और एक पोली, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ एक फर्म होती हैं जो मिलकर के पूरी मार्केट को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो विशेषता लेते हैं वो यही लेते हैं कि फ्यू सेलर्स, कि थोड़े से जो हैं वो सेलर्स हैं, ज्यादा मात्रा में आपको सेलर्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा आप यहां देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट की, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट जो है वो आपको आइडेंटिकल भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट आइडेंटिकल भी हो सकता है और यहां पर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। ठीक है ना, वहां पर आप जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि एक में तो डिफरेंशिएटेड था, एक में आइडेंटिकल था, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है और आइडेंटिकल भी हो सकता है। ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, दोनों प्रकार के प्रोडक्ट जो है आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप देखते हैं सीमेंट को, ठीक है, जैसे आप देखते हैं स्टील इंडस्ट्री को, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटेड जो है आप बहुत सारे ऐसी कंपनियां देख सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं सोप की या आप टूथपेस्ट की देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। फोर्थ जो ऑप्शन है आप ये देखते हैं, फोर्थ जो विशेषता है वो आप देखते हैं कि सेलिंग कॉस्ट जो है यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी, बहुत ज्यादा जो है वो सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्चा यहाँ देखने को मिलता है। सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट आप मोनोपोलिस्टिक में भी देखते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के मुकाबले जो सेलिंग है, कॉस्ट है, वो ओलिगोपोली मार्केट में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है।
ये आपको ध्यान करना है। इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती हैं, ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंट है, परस्पर निर्भर हैं। कैसे? आप देखोगे कि सपोज कीजिए कि एक ए फर्म ने जो है अपने किसी वस्तु के प्राइस को कम कर दिया, तो बी फर्म जो है वो भी कम कर देगी। क्यों? क्योंकि ए और बी थोड़ी सी तो फर्में हैं, है ना। तो थोड़ी सी फर्में हैं तो मार्केट में बड़ा शेयर रखती हैं, मार्केट में बड़ा शेयर रखती हैं। तो एक अगर अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करेगा तो बी फर्म के जो ग्राहक हैं वो टूट करके ए फर्म की तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए जो इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या होता है कि वो नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, ठीक है ना। नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो आपको यहां देखने को मिलता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, वो प्राइस को कम नहीं करते हैं, वो प्राइस के अलावा एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट करते हैं, ना। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है उनकी वो बढ़ जाती है। इसलिए आप ये ध्यान करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत हाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंट है यानी कि एक दूसरे के साथ जो है उनका प्रॉफिट परस्पर जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो नए नए ऑफर्स लेकर के आते हैं। यानी कि यहाँ आप देखते हैं कि जो कंपनियां हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगी, या तो वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर फोकस करती हैं या फिर वो जो है ऑफर्स लेकर के आते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर को लुभा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है उसको इंक्रीज कर सके, ठीक है। फिर आप देखते हैं 7th पॉइंट यहाँ पर कि हाई बैरियर टू जो है ना, हाई बैरियर टू एंट्री, ठीक है। हाई बैरियर टू एंट्री यानी कि आप ये कहेंगे कि एंट्री पर भी जो है वो बहुत ज्यादा बाधा लगाई जाती है। अब आप ये कहेंगे कि बाधा कैसे लगाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेटेंट आपको देखने को मिलेंगे। पेटेंट राइट होते हैं, जिस वजह से आप जो है उस फर्म में जो प्रोडक्ट बन रहा है वैसा प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस जो है वो आप देखने को मिलता है, गवर्नमेंट लाइसेंस आपको जरूरी हो जाता है कई चीजों में, तो वहां पर भी जो है आप फर्म जो है वो नहीं लगा सकते हैं। और हाई जो है कैपिटल आपके पास में होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा जो है आपके पास में होना चाहिए ताकि आप उन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि बहुत थोड़ी सी अगर कंपनियां हैं तो वो बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है, और बहुत बड़े स्केल पर जो काम कर रही है उस कंपनी को अगर आपको कंपीट करना है तो वो एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में आपको कैपिटल की नीड पड़ती है। तो इतना लार्ज अमाउंट में आपके पास में कैपिटल नहीं है, इस वजह से भी आप जो है उस फर्म में एंट्री नहीं कर पाते हैं। लाइसेंस की नीड पड़ती है, इस वजह से भी आप जो है उस फर्म में एंट्री यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में आप एंट्री नहीं कर पाते हैं। पेटेंट राइट होते हैं, इस वजह से भी जो है आप ओलिगोपोली मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप ये कहेंगे कि हाई बैरियर टू एंट्री जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आपने एक चीज देखी थी जो हमने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कहा था। हमने कहा था कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व जो है वो इनडिटरमिनेंट होता है। यानी कि सप्लाई कर्व आपको देखने को नहीं मिलता है, वहां पर सप्लाई कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर मिसिंग होता है, आप ये कह सकते हैं। मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता है, मिसिंग होता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मिसिंग होता है वो होता है आपका AR कर्व, यानी कि आप ये कह सकते हैं डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व जो है आपका वो इनडिटरमिनेंट होता है, डिमांड कर्व इनडिटरमिनेंट, ठीक है ना। डिमांड कर्व जो है वो आपका इनडिटरमिनेंट होता है। तो जब डिमांड कर्व इनडिटरमिनेंट की बात आती है तो क्या मतलब होता है इस बात का, तो देख लीजिए, एक बार इसको देख लेते हैं। इनडिटरमिनेंट ऑफ डिमांड कर्व, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व देखने को नहीं मिलता है। क्यों? देखिए, क्योंकि एक दूसरी फर्म जो है वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी कि ए फर्म जो भी एक्शन लेगी उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो बी पे पड़ेगा। क्लियर है बात? क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, तो इस इंटरडिपेंडेंस है। तो इस वजह से क्या होगा कि ए फर्म का जो भी एक्शन है, ठीक है ना, उसका इंपैक्ट जो है वो बी के ऊपर पड़ने वाला है। तो ए का जो एक्शन है वो बी को
फायदा नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए अगर ए जो है वो अपने प्राइस को क्या करती है, कम करती है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ए जो है अपने प्राइस को कम करेगी तो ए की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, हम ये कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भर करते हैं, ठीक है, इस वजह से हम जो है इस बात को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक जो एक्शन लेगी उस एक्शन के बदले में बी जो है वो भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो अगर बी जो है वो भी अपने प्राइस को कम कर दे तो जो ए की डिमांड है वो तो नहीं बढ़ेगी, यानी कि ए के प्राइस कम करने से भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि बी ने भी अपने प्राइस जो है वो कम कर लिए। एक सिचुएशन तो ये बनी आपकी। दूसरा सिचुएशन क्या है कि ए जो है वो अपने प्राइस को कम कर रही है, ठीक है ना, वो अपने प्राइस को कम कर रही है, तो बी जो है उस पर कोई एक्शन ना ले, ठीक है। तो जब बी कोई भी एक्शन नहीं लेगी तो हो सकता है कि प्राइस कम करने से डिमांड जो है वो बढ़ जाए। क्लियर है बात? यानी कि आप ये देख रहे हैं कि प्राइस के कम होने से एक बार तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा और एक बार प्राइस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो आप प्राइस के साथ में कोई फंक्शन जो है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप कोई फंक्शन संबंध जो है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संबंध तो टूट गया है ना। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि प्राइस कम हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी कि इक्वल रहेगी कि कम होगी। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे के एक्शन पे डिपेंड कर गया। तो दूसरे के एक्शन पे डिपेंड कर गया तो दूसरा जो एक्शन लेगा उसके हिसाब से आप इसको बात कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कम होगा या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या होगा ये आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर आप जो है डिमांड कर्व को जब पढ़ते हैं हम, तो हम कहते हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन जो है वो नेगेटिव होता है। आप यहां देखते हैं तो आप कहते हो कि वो डिमांड कर्व हमारा बनता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो तो देखने को मिलता ही नहीं है, वो तो टूट जाता है। इस वजह से आप ये देखते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व जो होता है वो इनडिटरमिनेंट होता है, वहां मिसिंग होता है, ठीक है ना। तो आपने यहां से जो है वो सीखा क्या कि मोनोपोली मार्केट के अंदर कल हम पढ़ करके आए सप्लाई कर्व मिसिंग होता है, मिसिंग, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक के अंदर सप्लाई कर्व मिसिंग होता है। आपने पढ़ा ओलिगोपोली मार्केट, इसके अंदर आप कहते हैं कि डिमांड कर्व मिसिंग होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी मार्केट सक्सेस तब होती है जब आपका डिमांड और सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप कहेंगे कि मोनोपोली मार्केट हो, अगर अर्थव्यवस्था में मोनोपोली हो तो यहां पर आपको जो है वो सप्लाई कर्व देखने को नहीं मिलेगा, तो आप डिमांड पे चल रहे हैं, तो फिर मार्केट सक्सेस कैसे होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करोगे तो वहां पर भी आपको सप्लाई कर्व देखने को नहीं मिलता, तो इंटरसेक्शन जो है डिमांड एंड सप्लाई का वो कैसे होगा, तो वहां पर भी आपको मार्केट सक्सेस देखने को नहीं मिलती। और ओलिगोपोली मार्केट में क्योंकि डिमांड कर्व नहीं है तो उस वजह से सप्लाई कर्व आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर भी डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर इंटरसेक्शन डिमांड एंड सप्लाई के आपको देखने को मिली नहीं, तो मिलेंगे नहीं तो मार्केट जो है वहां पर सक्सेस होगी नहीं। तो मार्केट किस सिचुएशन में सक्सेस हो रही है, तो मार्केट एक ही सिचुएशन में सक्सेस हो रही है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, है ना। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही आप जो है ये देखते हैं कि ये डिमांड कर्व है जहां पर आपको कंज्यूमर के हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखने को पड़ता है, और ये सप्लाई जिसके ऊपर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आपको, यानी कि सप्लाई कर्व के हर एक पॉइंट पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है परफेक्ट कंपटीशन जहां पर मार्केट सक्सेस हो रही है, और जहां पर मार्केट सक्सेस हो रही है वहां पर जो है आपको पता ही है कि कंज्यूमर भी जो है वो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी ले रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है, और जो सोसाइटी है वो मैक्सिमम वेलफेयर ले रही है। लेकिन इन तीन सिचुएशन के अंदर आप ये जो है वो नहीं देख पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कर्व नहीं है। अगर मोनोपोली की बात करें तो वहां पर आप जो है प्रोड्यूसर के वेलफेयर या प्रॉफिट की बात जो है यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सप्लाई कर्व मिसिंग है। ओलिगोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन
जो है और जो आप देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट, इसमें आप दो प्रकार के ओलिगोपोली पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओलिगोपोली जो है वो आप दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं प्योर, या बोल देते हैं आप परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड, इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड, ठीक है। डिफरेंशिएटेड जो है वो पढ़ते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर आपको ये देखना है कि प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली क्या का मतलब होता है। परफेक्ट और प्योर ओलिगोपोली वहां होती है जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। जहां पर आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो आपकी परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली है। और जहां पर आपको प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो आपकी इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है। तो ओलिगोपोली जो है वो दो प्रकार की हो गई आपकी। लेकिन इस डिफरेंशिएटेड में आप जो देखते हैं या ये जो ओलिगोपोली है, आप उसमें जब पढ़ते हैं, जो मॉडल हम पढ़ेंगे वहां पर हम दो प्रकार से मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे पढ़ेंगे कि ओलिगोपोली जो है उसमें एक होता है कोलूजिव ओलिगोपोली और एक आप पढ़ते हैं नॉन कोलूजिव, ठीक है ना। कोलूजिव का मतलब होता है कि जो फर्में हैं जो प्रोडक्ट को बना रही हैं वो मिल जाती हैं, सारी आपस में हाथ मिला लेती हैं। हाथ मिलाने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो प्राइस को तय कर पाते हैं। जैसे आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं ओपेक कंट्री, ठीक है ना, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है ना, वो आप यहां पर देखते हैं ओपेक, ठीक है। जहां पर आपने अभी देखा कि सऊदी अरेबिया जो है वो ओपेक कंट्री से अलग हुआ, नहीं तो उन्होंने क्या बना रखा था, उन्होंने कार्टेल बना रखा था, कार्टेल, ठीक है ना। तो कार्टेल का मतलब जहां पर जो है कुछ फर्में प्राइस को तय करने के लिए आपस में मिल जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर 8-10 दुकानें जो हैं वो मोबाइल को रिपेयर करने वाली हैं, लेकिन 8-10 लोग जो हैं जो मोबाइल शॉप चला रहे हैं वो सारे मिलकर के ये तय कर लेते हैं कि भाई हमें जो है कोई भी मोबाइल आएगा तो उसको 200 रुपए से कम ठीक करना ही नहीं है, ये हमारा लास्ट मिनिमम वेज होगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि सभी ने मिलकर के वेज डिसाइड कर ली, 200 रुपए फिक्स कर दिया। तो अब वो उन्होंने क्या बना लिया, उनका जो है वो बन गया कार्टेल, ठीक है ना। तो जब कार्टेल बन जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कोलिजिव, ठीक है। एक होता है नॉन कोलिजिव जिसमें वो कार्टेल नहीं बनाते हैं, यानी कि वो अपने प्रॉफिट को देखते हैं कि भाई कस्टमर जो आ रहा है उसको मैं कैसे एक्वायर करूं। तो कस्टमर जब ए शॉप में जाएगा तो उसको बोलेगा कि 70 रुपए में ठीक कर दूंगा, बी वाले के पास में जाएगा तो हो सकता है वो उसको कहेगी 50 रुपए में ठीक कर दूंगा। तो वो वहां पर जो है वो प्राइस तय नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर जो है आप देखते हैं वो आपकी कहलाती है नॉन कोलूजिव ओलिगोपोली, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है वो देखते हैं कि ओलिगोपोली एक तो होती है आपकी प्योर परफेक्ट ओलिगोपोली और एक होती है आपकी डिफरेंशिएटेड। और फिर हम मॉडल्स को देखते हैं तो हम एक ग्रुप के तौर पर जब हम ओलिगोपोली को देखते हैं तो हम देखते हैं कोलूजिव और नॉन कोलूजिव। तो कोलूजिव के अंदर मतलब जहां पर वो कार्टेल बना लेते हैं, सारी फर्में जो है एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। नॉन कोलूजिव जहां पर जो है वो फर्में एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं रखती हैं, कोई गठबंधन जो है वो नहीं करती हैं, ठीक है। तो जब नॉन कोलूजिव की बात आती है तो वहां पर आप जो एक नियम आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, एंटी ट्रस्ट लॉ, इसकी नीड जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एंटी ट्रस्ट लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ का मतलब कि एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म के ऊपर विश्वास ना करे, ऐसा कोई कानून जो है वहां बनाया जाना चाहिए, जिस वजह से जो ओलिगोपोली मार्केट है वो क्लूजिव ओलिगोपोली मार्केट ना बने और मार्केट जो है वो मार्केट की तरह डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यानी कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, उसके तहत जो है वो काम करे। इस वजह से यहाँ पर जो है एक नीड आपको, आवश्यकता जो है आपको दिखाई देती है एंटी ट्रस्ट लॉ की, ठीक है। तो ओलिगोपोली मार्केट जो है वो आज हमारा इतना ही था। मैंने आपको बताया भी था कि 15 से 20 मिनट का ही हमारा ये क्लास रहेगा, ठीक है। तो किसी को कोई अगर पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
बने रहिए परफेक्ट नॉलेज के साथ, पढ़िए ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।